नमस्कार, ट्रिलियन ट्रैकर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। ट्रिलियन ट्रैकर एक ऐसा मंच है जिसमें हम यूपी के तमाम ज़िलों तक पहुंच रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि सीएम योगी का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का उत्तर प्रदेश को जो लक्ष्य है उसको लेकर ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ काम हो रहा है। और इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं बहराइच में। और अगर बहराइच की बात की जाए तो बहराइच अपनी ऐतिहासिक धरोहर, पर्यटन और संस्कृति के लिए और साथ ही साथ जो सीमावर्ती विशेषताएं रखता है उसके लिए जाना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से विकास की रफ्तार अब बदली है, तेज़ हुई है, उसमें बहराइच अपना योगदान कैसे दे रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों को लेकर बहराइच में किस तरीके से जो बड़े बदलाव हैं वो हुए हैं। तो चलिए ट्रिलियन ट्रैकर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी यहाँ के ज़िला अधिकारी श्री अक्षय त्रिपाठी जी को, और मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर, हमारे शो का नाम है ट्रिलियन ट्रैकर, और जैसा कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प है वो लिया गया है, तो उसमें बहराइच जो है वो अपना योगदान कैसे दे रहा है? ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आपने देखा होगा पिछले गत वर्षों में स्टेट गवर्नमेंट ने सभी सेक्टर्स की अलग सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ निर्गत की है, एंड तत्पश्चात इन्वेस्टर समिट्स हुए हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज़ हुई हैं। अब उस कंटेक्स्ट में अगर बहराइच की बात करें तो वर्तमान में 146 MOUs हमारे यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए रेडी थे, जिसमें से 125 कमर्शलाइज हो चुके हैं। इस कंटेक्स्ट में ये बात मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि जहाँ तक अगर आप देखें कि समाज में प्रॉस्पेरिटी की बात है, तो किसी भी सोसाइटी या किसी भी कंट्री ने जिसने डेवलप हुई है तो लोगों को फार्म एम्प्लॉयमेंट से निकाल के नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में लाना बहुत ज़रूरी है, और उसी डायरेक्शन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये पुश है गवर्नमेंट कर रही है। ऐसे में बहराइच का जो इंडस्ट्री का अगर हम सेक्टर देखें तो ट्रेडिशनली वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही डिपेंड रहा है। अब वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हम चल रहे हैं, और एक जो सबसे मेजर उसमें बॉटलनेक होता है वो लैंड का रहता है, और वर्तमान में बहराइच में कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। तो उस दिशा में एक डेवलपमेंट, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट अभी हुआ है कि जो यहाँ पर प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है, शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे जो है, जो आगे सिलीगुड़ी तक जाएगा, उसके अलॉन्ग यूपीडा जो कि एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्री की हमारी अथॉरिटी है यूपी के, उनके साथ इसमें एग्रीमेंट हुआ है कि एक बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट हम वहाँ बनाएंगे। और हमने 3 शॉर्टलिस्ट करके लैंड पार्सल्स जो उसमें किए थे, और काफ़ी बड़े उसमें लगभग 500-600 एकड़ के लैंड पार्सल्स हैं, उसमें एक लैंड पार्सल्स पे एग्रीमेंट बन गया है, और अब उसके एक्विजिशन की प्रोसेस में हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा, और जो सरकार का एक ओवरऑल पुश रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पिछले कुछ सालों में, और वो जो माहौल चेंज हुआ है उसको लेवरेज करते हुए बहराइच भी अपनी भागीदारी उसमें दर्ज करेगा। और एक बार ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग लगभग 500 से 600 एकड़ का एक इंडस्ट्रियल स्टेट हमारा जो बनेगा, वो एक बहुत उपयोगी साबित होगा बहराइच को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाने के लिए। बिल्कुल सर, अगर यूपी की बात करें तो खेती और किसानी जो है वो मुख्य यहाँ का धंधा कारोबार माना जाता है, और किसान एक अन्नदाता के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर आपके मंडल देवी पाटन की बात की जाए तो वहाँ के जो अभी किसान हैं छोटी जोत के हैं, और पश्चिमी क्षेत्रों के जो किसान हैं उनकी तरह समृद्ध भी नहीं हैं। तो इसको लेकर कैसे काम किया जा रहा है? क्या कृषि को अगर उद्योग का दर्जा दिया जाए और इसे उद्योग की तरह अगर बढ़ावा दिया जाए तो क्या खेती की जो मुश्किलें हैं उसे मुनाफे में बदला जा सकता है? आपने ये बात सही कही कि लैंड होल्डिंग्स जो इस एरिया में टुवर्ड्स ईस्टर्न यूपी अगर हम देखें तो लैंड होल्डिंग्स लोगों के पास कम रहती है, और आज की तारीख में भी जो मेजर एम्प्लॉयमेंट हमारा जनरेशन है वो एग्रीकल्चर से ही आता है, स्पेशली इस डिस्ट्रिक्ट में। बट ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स अगर हम ये देखें कि ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से बदल के एक इनकम जनरेशन एक्टिविटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अगर हम अपने जनपद की बात करें तो लगभग 90,000 हेक्टेयर जो क्रॉपिंग पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो वो गन्ने की खेती होती है, जो कि प्योरली एक कैश क्रॉप है। उसके अतिरिक्त अभी वेरी रिसेंटली जो हमारे चेंजेस देखने में मिले हैं कि मक्के की खेती बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रही है। बट
ये सारी बातें होने के बाद भी मेरा ये पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में है कि जहाँ पर अगर 2 लोगों की आवश्यकता है वहाँ पे 5 लोग लगे हुए हैं। तो यही वो पॉपुलेशन है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं कि वो इस सेक्टर से निकल के एक बार इंडस्ट्री के सेक्टर में आ सके। और उसके अतिरिक्त जो इस समय फसलें यहाँ पे हो रही हैं उसमें हमारा प्रयास ये है कि किसान सिर्फ रॉ प्रोडक्ट्स ना उगाए, जो भी फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है वो उसमें इन्वॉल्व हो एंड देन फिर वो एक सप्लाई चेन का पार्ट बन सके बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए। सर अगर खेती की बात करें बहराइच में तो यहाँ पर गन्ना और केले की जो है पर्याप्त मात्रा में उपज होती है, लेकिन मात्र 3 शुगर मिल हैं और फूड प्रोसेसिंग को लेकर जहाँ पर केले को पकाया जाता है, ऐसी भी सिर्फ एक ही फैक्ट्री है यहाँ पर। इस दिशा में क्या और भी आगे कुछ काम हो रहे हैं? दोनों ही पहले आपने गन्ने की बात की, इस समय वर्किंग ज़रूर हमारी 3 मिल है। एक चौथी मिल है जो कि चिलवरिया में सिचुएटेड है, उसमें कुछ डिस्प्यूट उनका रहा था बट मैटर अभी NCLT में चला गया था। अब हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पे COC गठन करते हुए वो मिल फिर से चलने की स्थिति में आ जाए तो दोबारा वो फिर से चलेगी और जो इस एरिया के किसान होंगे लाभान्वित होंगे। और जहाँ तक बनाना कल्टीवेशन और बनाने की प्रोसेसिंग और उसके सेक्टर को और इम्प्रूव करने की बात है तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर बनाना टिश्यू कल्चर की लैब एक यहाँ पर हम लोगों ने इस्टेब्लिश की है, जिसके माध्यम से और साइंटिफिक वे में हम इस सेक्टर को बढ़ावा दे सकेंगे। और सिमिलरली CM युवा और PFME से इसको टाई अप करके जो फर्दर इसकी प्रोसेसिंग करके इंडस्ट्री की सप्लाई चेन में इस सेक्टर को जोड़ने की कोशिश है वो की जा रही है। एक बात के लिए मैं चाहूँगी ज़रा बहराइच के लोग एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं। यूपी में प्राकृतिक खेती का जो सबसे बड़ा रकबा है वो बहराइच ज़िले में है। पूरे यूपी के लिए 93,000 हेक्टेयर का लक्ष्य है, जिसमें करीब 6,000 हेक्टेयर बहराइच में है। अब इसको और किसानों तक पहुंचाने के लिए सर क्या काम हो रहा है, और साथ ही जैविक खेती से किसानों को भी लाभ हो सके और जनता को भी, इसके लिए क्या हो रहा है सर? जैविक खेती एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हम किसी से भी उसकी चर्चा करेंगे तो हर व्यक्ति कहेगा कि बहुत अच्छा है, केमिकल फ्री है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर हम किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जब तक उसको इकोनॉमिक रिजल्ट उसमें नहीं मिलते हैं तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। प्लस ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसकी मार्केटिंग एक मेजर इशू रहता है। तो हम एक्नॉलेज करते हैं कि ट्रेडिशनली ऑफ कोर्स जो हमारे पेस्टिसाइड बेस्ड खेती रही हैं उन्होंने हमारे देश को फूड सिक्योरिटी दी है। बट जैसे कि अगर हम पंजाब का एग्जांपल देखते हैं तो एक ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक्यूमुलेशन होता जाता है और अब ये अच्छी बात है कि रियलाइजेशन है कि अपनी हेल्थ के लिए, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने चाहिए। तो इसमें मैं स्पेशली क्रेडिट देना चाहूँगा यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को। एकेडमिकली उनका काफ़ी इंटरेस्ट का एरिया भी है नेचुरल फार्मिंग, और जैसा कि आपने मेंशन किया कि यूपी के लगभग 90,000 हेक्टेयर में 6,000 हेक्टेयर बहराइच का उसमें एरिया है। बट जो उसके चैलेंजेस हैं कि किसानों को उसमें एक अच्छी आय मिल सके और साथ साथ उसके प्रोडक्ट्स का बेटर मार्केटिंग हो सके और हम लोगों तक पहुंच सके, उस चेन को पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिवली जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर अगर बहराइच की बात करें तो यहाँ पर इको टूरिज़्म की जो संभावनाएं हैं वो देखी जा सकती हैं। कतरनिया घाट है, यहाँ पर थारू जनजाति है। अब इसको किस तरीके से एक्सप्लोर किया जा रहा है? जो ये तराई की बेल्ट अगर आप देखेंगे कि पीलीभीत से शुरू होकर नेपाल बॉर्डर के अलॉन्ग लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर जो बेल्ट है नेचुरली बहुत ही सुंदर है। यहाँ के फॉरेस्ट जो हैं बहुत प्रिस्टीन हैं और बहुत ओल्ड हैं। बट जहाँ तक टूरिज़्म की बात आती है तो फर्स्ट पुश तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट की जो टूरिज़्म की पॉलिसी है और इको टूरिज़्म के लिए उन्होंने अलग सेक्टर बना रखा है, उसमें प्रयास हो रहे हैं। बट जो पॉजिटिव चेंज अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जो आपने कतरनिया घाट का मेंशन किया तो ऑफ कोर्स जो कोर एरिया है और सफारी एरिया है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, बट उसके पेरिफेरी में बहुत सारे होम स्टेज़ हैं, बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं जो अपने आप आ रहे हैं। और बहुत ही हार्टनिंग है देखने के लिए, क्योंकि लखनऊ से हमारी अगर टाइम के हिसाब से दूरी देखें तो 2 से ढाई घंटे है। तो बहुत सारे टूरिस्ट हमारे यहाँ पे मूव कर रहे हैं। सर बहराइच एक ऐतिहासिक ज़िला है और इतिहास के कई नायक ऐसे रहे हैं जिन्हें कई कारणों की वजह से भुला भी दिया गया है। योगदान, उनका जो भी योगदान रहा उसके बारे में हमें बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। और बहराइच के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई है
जिसे अभी सही ढंग से आने वाली जो पीढ़ी है उसे बताने की बात भी कही जा रही है। मैं बात कर रही हूँ महाराजा सुहेलदेव की, जिनके बारे में विकास के साथ विरासत भी ज़रूरी है। तो क्या इसको लेकर भी कुछ काम किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी अपनी इस विरासत को पहचान सके? सन 1034 की ये घटना है जिसमें बैटल ऑफ बहराइच के रूप में दर्ज है, और उसमें जो फॉरेन आर्मीज़ थी उनको डिफीट किया था यहीं से, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक चित्तौरा झील है जहाँ पर उनको हराया गया था और आर्मी को वापस पुश बैक किया गया था। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो इतिहास के पन्नों में ये चीज़ छुप गई। बट अच्छी बात ये भी है कि सरकार के प्रयासों से और समाज के प्रयासों से ये फिर से रिसर्जेंट हुई है। इस कंटेक्स्ट में बस 2-3 चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा कि महाराजा सुहेलदेव जी की स्मृति को सहेजने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्मारक का निर्माण कराया था, जो गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जिसका उद्घाटन किया गया। और आज स्थिति ये है कि नॉर्मली वहाँ पर प्रतिदिन हमें 1000 टूरिस्ट का फुटफॉल मिल रहा है। और साथ ही साथ कल्चरली एक ऐसा इवेंट बनाने का प्रयास किया गया है यहाँ पे लोकली कि जो हर साल उनकी स्मृति को याद करे और लोगों को उसमें जोड़े। तो उसी क्रम में इस वर्ष पहली बार महाराजा सुहेलदेव जी का विजय उत्सव हमने उसी स्थल पे मनाया, जहाँ पर हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी जोड़ा, बच्चों के कार्यक्रमों को भी जोड़ा, महाराजा सुहेलदेव जी से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया, प्लस सरकारी विभागों के जो डेवलपमेंट स्कीम्स है उनको वहाँ पे हमने इन्वॉल्व किया। बच्चों खेलने के लिए झूले लगाए, झील पे आरती की गई। तो ये सारे कार्यक्रम करके एक इवेंट स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया है। उसके अतिरिक्त फर्दर भी सरकार कमिटेड है महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे जो आगे और डेवलपमेंट है। तो जो झील जहाँ पे मैंने जिक्र किया था ये बैटल हुआ था, अब इस समय ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उस झील का वापस रिजुवनेशन करके और उसको डेवलप करना। तो लोगों को यही मैसेज है कि जो नायक या हीरोज़ हमारे इतिहास में रहे हैं और जो भुला दिए गए हैं, कोशिश करें कि आगे आने वाली जनरेशन को उनके बारे में अवेयर कराएं और वापस उसी इतिहास से लोगों को जोड़ा जाए। बिल्कुल सर, अगर बात इतिहास की हो रही है तो यहाँ पर भरतापुर गांव का भी जिक्र करना चाहूँगी। दर्शकों के लिए ये बता दें कि बहराइच का भरतापुर गांव गेरुआ नदी के पास बसा था, जो 3 तरफ से जंगलों से घिरा और एक तरफ नदी से। गांव जाने के लिए कई किलोमीटर लंबा जंगल पार करना होता था और वहाँ रहने वाले लोगों का जो जीवन था वो बेहद मुश्किल भरा था। सीएम योगी के आदेश के बाद भरतापुर गांव के करीब 130 परिवार को विस्थापित करके नई जगह बसाया भी गया और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल जैसी वो तमाम सुविधाएं दी गई जो हर नागरिक का हक भी है। अब भरतापुर गांव के विस्थापन का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है सर? इस बात को शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी रिसेंटली यहाँ पर थे और इस कार्यक्रम में थे, तो अब उनके निर्देश के क्रम में ये गांव आगे से भरतपुर ग्राम के नाम से जाना जाएगा। और ये भी आपको और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो विस्थापन का कार्य भरतापुर या भरतपुर विलेज का हो रहा है, ये वन ऑफ इट्स काइंड है। इसके संबंध में कोई ऐसी पॉलिसी गाइडलाइन या पहले नहीं थी और स्टेट गवर्नमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे एक पहला ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है जो डिज़ाइन किया है जिसमें विभिन्न कंपोनेंट्स हैं इसके विस्थापन के। जहाँ तक उसकी करेंट प्रोग्रेस की बात है, इसमें 136 परिवारों को लगभग 750 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स आवंटित करते हुए एक इंटीग्रेटेड कॉलोनी बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें सभी के जो आवास निर्माण है उसकी प्रोग्रेस वर्तमान में चल रही है। बाकी इस कॉलोनी में अच्छी सिविक एमिनिटीज़ मिल सके तो स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन से वहाँ पर 8 मीटर चौड़ी सीसी रोड, अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और उसके अतिरिक्त एक अच्छा वहाँ पर रहने का माहौल हो सके तो जो अन्य सुविधाएं हैं जैसे पार्क, टेम्पल, कम्युनिटी भवन, मॉडल आंगनवाड़ी, मॉडल स्कूल, इसके निर्माण किए जा रहे हैं। और ना सिर्फ सरकारी प्रयास से, इसमें यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं जैसे कि पार्ले इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी हमने CSR में इन्वॉल्व किया है। और जैसे कम्युनिटी भवन और बैंक्वेट हॉल जो वहाँ बन रहा है उनके द्वारा निर्माण किया जा रहा है। और गांव वाले भी बहुत खुश हैं ये शिफ्टिंग का कार्यक्रम पाके।
एंड होपफुली हम टाइम से इसको कंप्लीट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से इनवाइट करेंगे और उनका गृह प्रवेश उनके समक्ष कराएंगे। मैं चाहूँगी ज़रा एक बार सरकार और प्रशासन के प्रयासों के लिए तालियां बजा दें। सर, बहराइच की बात करें तो भारत नेपाल सीमा पर है और सीमावर्ती कई गांव हैं जहां पर चुनौतियां भी ज़्यादा है, पलायन भी बड़ी समस्या है और आत्मनिर्भर बनाना भी ज़रूरी है। अब ऐसे में वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाया जा रहा है और 34 गांव इसमें शामिल भी हैं। अब ये कहाँ तक पहुँच गया है, कितना काम हो चुका है सर? बहराइच डिस्ट्रिक्ट नेपाल से 110 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जो कि काफ़ी लंबा है। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे ऑल ओवर इंडिया की, एक पहले सोच रही थी कि बॉर्डर के गांवों तक, क्योंकि कई बार कॉन्फ्लिक्ट रहता था फॉरेन कंट्री के साथ, तो डेवलपमेंट वहाँ तक नहीं पहुँचा था। कि कई बार ऐसा कंसर्न रहता था अथॉरिटीज़ का कि उसी एसेट्स को यूज़ करते हुए फॉरेन आर्मीज़ उसको लेवरेज कर सकती है। बट रिसेंटली ये चेंजेस देखने को मिले हैं और ये मानने को मिला है कि जब तक हमारे फॉरेन के गांव, जो कि बहुत वल्नरेबल भी होते हैं, और उन तक अगर हम डेवलपमेंट नहीं पहुंचाएंगे तो हमेशा ये खतरा और बना रहेगा। तो ऐसे में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के फ़ेज़ 2 में बहराइच के 34 विलेजेस उसमें चयनित किए गए हैं। वर्तमान में वहाँ पर प्रोजेक्ट्स के बनाने की कार्रवाई चल रही है और बहुत ही अच्छी तरह से ये स्कीम डिज़ाइंड है। बहुत अच्छी फ्रीडम देती है कि हम किसी भी सेक्टर के जो हमारे गैप्स हैं उसको फिल कर सके। तो हमारी पूरी टीम इसमें वर्तमान में कमिटेड है कि उस गांव की पर्टिकुलर नीड के हिसाब से, ऑफ कोर्स एक टेम्पलेट है कि कौन कौन सी सुविधाएं पूरी होनी चाहिए, वो भी पूरी कर रहे हैं, बट एक लोकल नीड के हिसाब से भी हम उसमें प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स की अभी DPR बना रहे हैं और भारत सरकार के पोर्टल पर उसको अपलोड करने की कार्रवाई चल रही है। सर, बहराइच एक 3 टायर शहर है और ग्रामीण इलाके भी यहाँ पर ज़्यादा हैं और सबसे बड़ी जो समस्या है वो बिजली की है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी को राष्ट्रीय उत्कृष्टता अवार्ड भी मिल चुका है। करीब 1 करोड़ रूफटॉप तक सोलर प्लांट लगे हैं। बहराइच में सौर ऊर्जा पर क्या काम चल रहा है? और क्योंकि सूर्य घर योजना जो है उससे ग्रामीण इलाकों की बिजली की जो मुश्किल है वो हल की जा सकती है। ऑफ कोर्स PM सूर्य घर योजना की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी ऐसे डिज़ाइन स्कीम है और स्पेशली जो मोस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर हमारे 2 किलोवाट से 3 किलोवाट की रेंज में आते हैं, तो उस केस में जो सब्सिडी का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ल्यूक्रेटिव है। बहराइच में जो वर्तमान में इस स्कीम की प्रोग्रेस है कि लगभग 3800 इंस्टॉलेशंस हम लोग कर चुके हैं और अगर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के हिसाब से बात करें तो लगभग 13,000 किलोवाट तक हम लोग इसमें पहुंच चुके हैं। इस स्कीम की प्रोग्रेस बताते हुए मैं आपके मंच का उपयोग करके सभी बहराइच वासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि PM सूर्य घर योजना का लाभ आगे आके लें, बढ़ चढ़ कर लें, क्योंकि ये एक इस तरह से डिज़ाइन योजना है कि कुछ समय में जो एक भार रहता था हमारे हाउस होल्ड्स पे बिजली के बिल का, बहुत ही जल्दी 1 से 2 साल के उसमें आप अपना इसमें अमाउंट रिकवर करते हुए एक ज़ीरो बिल की तरफ पहुंच सकते हैं नेट मीटरिंग के माध्यम से। और हमारा कमिटमेंट है कि जो हम 12,000-12,500 किलोवाट तक पहुँचे हैं, इस फाइनेंशियल के एंड तक हम 50,000 किलोवाट की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी तक ज़रूर पहुँचें। सर, महिला सशक्तिकरण जो है एक मुद्दा है जिस पर लगातार काम हो रहा है। अगर हम बहराइच की बात करें तो महिला सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पर किस तरह काम हुआ है? अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एक इंटीग्रेटेड एफर्ट की बात करें तो होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम डिज़ाइन किया गया है और उसके कई फेजेस में करते हुए हम लोग फेज़ 5 हमने लास्ट उसमें वर्किंग की थी। तो महिला सशक्तिकरण ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का रोल तो है ही, बट एक जो हमारे समाज डिज़ाइंड है और उसकी जो प्रैक्टिसेस डिज़ाइंड है उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि सभी से, पूरे समाज के लोगों से, अपने जनपद के लोगों से, कि उसमें गवर्नमेंट के साथ में आएँ और हिस्सेदारी दें। अगर पर्टिकुलरली ये बात करूं कि महिला कल्याण विभाग से संबंधित जो हमारी स्कीम्स हैं, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई कोष हो, चाहे सुमंगला हो, उसमें हम लोग की प्रोग्रेस अच्छी रही है और वन स्टॉप सेंटर्स की स्थापना के माध्यम से जहाँ पे भी कोई डिस्ट्रेस में होता है उसको हम लोग मदद पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो एक सेंटर हमारा बहराइच में चल रहा है और एक अभी हम लोग ऑपरेशनल करने जा रहे हैं नानपारा में। सर, स्किल डेवलपमेंट एक बड़ा मिशन है और PM मोदी और CM योगी दोनों का ये लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों में खास तौर से इसको लेकर काम हो। अब बहराइच की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर किस तरह से काम हो रहा है?
बहराइच के कंटेक्स्ट में स्किल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है, वो मैं थोड़ा कंटेक्चुअलाइज करना चाहूँगा कि अगर आप रिसेंटली अगर हेल्थ के आंकड़े देखें तो भारत मतलब हमारे देश के लेवल पे जो हमारा TFR है, फर्टिलिटी जो रेट है, वो रिप्लेसमेंट रेशियो से कम आ गया है, 1.9 तक पहुंच गया है कि आने वाले समय में जो हमारी पॉपुलेशन है उस स्तर पर रिप्लेस नहीं हो पाएगी, डिक्लाइन होनी शुरू होगी। और अगर आप बहराइच का अगर आंकड़ा देखें तो अभी NFHS 6 का डेटा तो नहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज है, लेकिन NFHS 5 का जो हमारा डेटा है उसमें वो 3.6 है, और अगर वो 2.1 से ज़्यादा इसमें रहता है तो आप ये मतलब इससे ये इंसाइट निकलती है कि आने वाले समय में भारत की पॉपुलेशन भले ही डिक्लाइन हो, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन का ट्रेंड है वो अभी भी बढ़ रहा है, और मेजर वर्क फोर्स बहराइच या इस तरह के डिस्ट्रिक्ट से निकल के आने वाली हैं। तो इस कंटेक्स्ट में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी डेमोग्राफी जहाँ पे नंबर्स अभी ज़्यादा है और आने वाले समय में बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के नंबर अगर कम होते हैं और हमारे अभी भी बढ़ते रहते हैं, तो उनका स्किल डेवलपमेंट इस लेवल का हो, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि ये वर्कफोर्स किस सेक्टर में जाएगी, अनस्किल्ड में जाएगी कि सेमी स्किल्ड में जाएगी या स्किल्ड में जाएगी। तो इसमें जो मेजर डिपार्टमेंट हमारा यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई जाती हैं, साथ साथ भारत सरकार की NSTC के भी कोर्सेज होते हैं। प्रयास ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की जाए कि जो इंडस्ट्री की नीड्स हैं उससे हम लोग इसको जोड़ सकें। वर्तमान में क्योंकि हमारे यहाँ पे मात्र एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं और मोस्टली जो हमारे स्किल्ड लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो यही प्रयास है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहाँ पे हो सके, स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पे हो सके और दोनों को एक साथ जोड़ा जा सके। सर, बहराइच एक आकांक्षी ज़िला है, यानी कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों पर काम हो रहा है। बदलाव कितने हुए हैं सर? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जब से लॉन्च हुआ है, अगर 2018 के बाद से हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो बहराइच पूरे देश में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया था उसमें 9th नंबर पर रहा है, और विभिन्न फेजेज़ में और अपनी रैंक के माध्यम से 20 करोड़ के ऊपर की धनराशि सेपरेटली बहराइच को मिली है। और बहुत ही कोइंसिडेंटल बात है कि आपने ये मेंशन किया कि जिस स्थल पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जिस ऑडिटोरियम में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नहीं होता तो ये ऑडिटोरियम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट नहीं होता, वो भी उसी के अवार्ड मनी से हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो डेवलपमेंट एरिया में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया, ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने ऑफ कोर्स सोशल इंडिकेटर्स जो हमारे उसके थे, हेल्थ के थे, एजुकेशन के थे, कनेक्टिविटी के थे, एग्रीकल्चर के थे, उनको तो पूरा किया ही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स जो एक फ्रीडम नहीं रहती थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, वो ऑपरेशनल फ्रीडम दी है। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे ये ऑडिटोरियम हो, लाइब्रेरी हो, अब जो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में है कि अभ्युदय कोचिंग जो सरकार की चलती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग दी जाती है, उसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसी फ्रीडम मिली कि अपनी लोकल नीड्स को केटर करते हुए अच्छा इंफ्रा भी क्रिएट कर सके। सर, एक बेहद अहम सवाल जिस पर मुझे लगता है कि मुहिम ही चल जानी चाहिए, मेंटल हेल्थ, और ख़ास तौर से जो सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए मेंटल हेल्थ ठीक होना कितना ज़रूरी, और क्या आपने हाल ही में अपना मेंटल हेल्थ शिविर भी लगवाया था? अब सरकारी अफसरों के लिए इसको लगवाया गया, तो क्या इसका जो फ़र्क है वो देखने को मिला? इसके लिए लीड लेनी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही स्टिग्मेटाइज्ड है। आज भी अगर हम अगर डिप्रेशन की या क्लिनिकल डिप्रेशन की भी बात करें, अगर कोई उसका ट्रीटमेंट लेना चाहे, बहुत ही स्टिग्मा से देखा जाता है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमने ये एक एफर्ट किया था कि मेंटल हेल्थ पे भी हम लोग बातचीत कर सकें, और ये ना माने कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उसको हम लोग स्टिग्मा की नज़र से देखें, और ये एक नॉर्मल कन्वर्जेशन का पार्ट हो सके, इसलिए हमने एक ये कैंप लगाया था। और जिस हिसाब से वर्क प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और ऑफ कोर्स हमारा, क्योंकि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट का जो अभी जंक्चर है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम अब उस टाइम पे है कि अब हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और विकसित भारत का जो 2047 का संकल्प है,
हमारे डेवलपमेंट मॉडल में जो कि सोशलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल है उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में गवर्नमेंट अधिकारी जो हैं कर्मचारी हैं जितने अधिकारी हैं और लोगों के एस्पिरेशंस भी बहुत बढ़ गई हैं, तो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है और इस मेंटल हेल्थ पे या डिप्रेशन पे कोई बात नहीं करना चाहता। इसीलिए एज ए हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम सबसे चर्चा कर सकें। कोई व्यक्ति जिसमें से आगे आके वो, क्योंकि बहुत इजी उसके ट्रीटमेंट्स हैं, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा। प्रयास ये है कि लोग उसके बारे में बात कर सकें, नॉर्मली बात कर सकें, स्टिग्मा से ना देखें। अगर कोई उसकी नीड में होता है तो हम हाथ बढ़ा के उसकी मदद कर सकें, यही प्रयास है। अक्षय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।